One. नमस्कार मित्रों एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ थ्रू लिटरेरी लेंस। नमस्कार विनोद जी। नमस्कार राजेश जी। आज हम और एक एपिसोड के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। और राजेश जी, आज हम एक ऐसे शायर, ऐसे कवि, ऐसे साहित्यकार की बात करने वाले हैं। शायद हम में से बहुत सारे लोग या जो नॉन सिंधी ऑडियंस हैं शायद उनको नहीं जानते। हम ये साल जन्म शताब्दी वर्ष है नारायण श्याम जी। नारायण श्याम का नाम लेते ही दिल बाग बाहर हो जाता है। जी, इट इज द बर्थ सेंटेनरी ईयर ऑफ ग्रेट सिंधी पोएट नारायण श्याम। और उन्होंने, उनका जो मकाम है सिंधी लिटरेचर में, और मैं तो यूँ कहूँगा वर्ल्ड लिटरेचर में भी, वो एक बहुत उम्दा, एक लिरिकल पोएट करके हमारे सामने आते हैं। जो रवानगी है उनकी शायरी में, उनकी कविताओं में, गीतों में, गज़लों में, वो एक इज वन ऑफ द टॉप लिरिसिस्ट्स ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर। एग्जैक्टली। और किसी ने कहा है कि सिंधी शायरी को यदि हम किसी पक्षी की उपमा दे दें तो उनका एक पंख जो है वो शेख अयाज है सिंध से, और दूसरा जो पंख है हिंदुस्तान से वो है नारायण श्याम। क्या बात है, क्या बात है साहब। और इस बात पर मुझे तो वो किस्सा भी याद आ गया विनोद जी। जी बिल्कुल। जब इंडो पाक वॉर हुई थी 1965 में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। जी, तो यूं हुआ कि शेख अयाज और नारायण श्याम पे बहुत अच्छे, बहुत गहरे दोस्त थे। They were friends right from their college days. Yes. तो उस वॉर में शेख अयाज हैड रिटन अ नज्म, अ पोएम इन पाकिस्तान। और ये कहा उन्होंने कि साहब मैं सरहद पे गोली कैसे चलाऊं। अपनी उस कविता में ये कहा शेख अयाज ने कि मैं सरहद पे गोली कैसे चलाऊं, उस पार तो मेरा दोस्त नारायण श्याम खड़ा है। जी वाह वाह। और बता दें कि शेख अयाज को इस कारण से जेल में भी डाला गया। देखिए कितना ह्यूमनिस्टिक कंसर्न है इस नज्म में, और जो दोस्ती, जो ह्यूमैनिटेरियन आउटलुक है वो सिंबलाइज हुआ है शेख अयाज और नारायण श्याम की दोस्ती के द्वारा। और फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर has been brought out, but he was unfortunately imprisoned for such a nazm, और इसको शायद वहाँ देशद्रोह करार दिया गया होगा। जी बिल्कुल। तो हम शायरी की बात करें कि नारायण श्याम इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट इरा ही इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट सिंधी पोएट। और खास करके ये गजलगू शायर हैं। इनकी जो गजलें हैं उसमें नज़ाकत है, वो जमालियात के शायर हैं। ही इज द पोएट ऑफ एस्थेटिक्स। आप उसमें चांद, सितारे, नदी, समुद्र, पहाड़ और फूल, पत्तियां, कलियां, इन सारों चीज़ों की नज़ाकत आपको दिखाई देती है। प्रकृति के शायर, जैसे हिंदी में सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के शायर माने जाते हैं। अंग्रेजी में विलियम वर्ड्सवर्थ इज कंसिडर्ड टू बी द पोएट ऑफ नेचर। और सिंधी पोइट्री की हम बात करें तो नारायण श्याम ने जिस प्रकार से कुदरत को, प्रकृति को अपनी शायरी में जो है चित्रित किया है, मैं समझता हूँ कि उनका कोई सानी नहीं है। जी, और उनकी ज़िंदगी भी बड़ी सादा ही रही। हेड क्लर्क थे वो दिल्ली में कहीं ऑफिस में, और जिस तरह से उन्होंने ज़िंदगी जी बिल्कुल सिंपली, बट ही सेंस्ड द लाइफ इन ईच एंड एवरी ब्रेथ। हवा में, घटाओं में, बादलों में। और उनकी जो जमालियत है विनोद जी, बहुत खूबसूरत, जो एस्थेटिक्स है कि आप, मुझे लगता है काफ़ी विस्तृत है। इट्स क्वाइटली ब्रॉड, इट्स नॉट सिंपली कन्फाइंड टू द ब्यूटी ऑफ अ गर्ल एंड ब्यूटी ऑफ अ वुमन। ऑफ कोर्स वो तो है ही, वो तो सुंदर जो चीज़ है वो तो है ही बिल्कुल, पर उनकी जो सुंदरता का, उनका जो परिकल्पना है उनकी, और जो वर्णन है वो नेचर, वुमन से होता हुआ बहुत बिल्कुल इट इज द ब्यूटी ऑफ ह्यूमैनिटी। बेसिकली इट इज द ब्यूटी ऑफ ह्यूमैनिटी। एक जगह बहुत ही खूबसूरत एक शेर वो कहते हैं कि खणी चंद्र जा किरणा, खणी चंद्र जा किरणा, उण्यो लिबास, नकी रोशन जिंदगी, नको लिखो एहसास। क्या बात है, क्या बात है। मैं इसको हिंदी और अंग्रेजी में थोड़ा बयान कर दूं। जी बिल्कुल। कि नारायण श्याम जी कहते हैं कि आई हैव टेकन द मूनलाइट एंड आई हैव वोवन द ड्रेस। आई हैव टेकन द मूनलाइट एंड आई हैव वोवन द ड्रेस, बट द लाइफ इज नॉट एनलाइटन, द लाइफ इज नॉट शाइनिंग, एंड नाइदर आर माई फीलिंग्स concealed, covered in that. So the very purpose of any dress, कोई भी हम जो पोशाक बनाते हैं उसका ये है कि मैंने चांदनी लेकर पोशाक तो बनाई, पर न जिंदगी ही चमकी और न ही मेरे एहसास ढके। तो जब भी हम कोई पोशाक बनाते हैं तो उसके पर्पस तो यही होता है कि एक तो हम अपने आप को ढकना चाहते हैं, और दूसरा सुंदर देखना चाहते हैं, चमकना चाहते हैं।
ये दोनों पर्पसेस सिद्ध नहीं हुए जब चांदनी की पोशाक बनाई। कितना गहरा शेर है। And आप Narayan लोग Shyam देखिए। is very much rooted in earth. He has a profound and deep concern for the common people. और एक जगह एक सुंदर शेर कहते हैं राजेश जी जी कि हितांजे जरंजो हाँ तक कुछ राज सलतू, जी हितांजे जरंजो तक कुछ राज सलतू, दुखी ना है समझण सितारन जी बोली। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ के जर्रों का कोई राज तो बता दो बताओ तो। जरा। कठिन नहीं है समझना सितारों की बोली। जी, सितारों की बोली कठिन नहीं है समझना। भगवान की बातें, परमात्मा की बातें, आध्यात्म की बातें बड़ी मुश्किल नहीं है। हमें मुक्ति मिल ही जाएगी, हमें निर्वाण मिल ही जाएगा। किंतु इस जमीन के जो मसाइल हैं, जी। इस जमीन के जो प्रॉब्लम्स हैं, एक कॉमन आदमी की जो प्रॉब्लम है, उन पर बात करो। नारायण श्याम कहते हैं कि उन पर बात करो। बिल्कुल, कितनी गहरी बात कही है और कितनी जड़ों से जुड़ी बात है। मुझे तो एक शेर याद आ गया विनोद जी जी, कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना। वाह वाह वाह। तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें जमी के मसाइल पे बात करनी है। हमें भी एक शेर हमारे जहन पर आ गया कि जाने वाले गए उससे आगे शकील, जाने वाले गए उससे आगे शकील, चांद तक ही गया आज का आदमी। तो डिफिकल्ट नहीं, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ स्टार्स, बट यू प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर एंड अंडरस्टैंड the pieces of earth, understand the problems of earth. आसमानी तकाज़ों को समझना शायद उतनी मुश्किल नहीं है, बल्कि इंसानी तकाज़ों को समझना शायद उससे भी बहुत मुश्किल है। और ज़रूरत है कि इंसानी इन तकाज़ों को समझा जाए। और नारायण श्याम के पास सारी मानवता का दर्द है जी। उसके पास पीड़ा है। ही इज एम्पैथेटिक पोएट, ही इज कंसर्न्ड विद ईच एंड एवरी पेन एंड एगोनी of each and every person in this universe. एक जगह कहते हैं खिजा हाल ओरे त कहसान ओरे, जी। खिजा हाल ओरे त कहसान ओरे, सभाई सिख्या जे बहारुन जी बोली। वाह, क्या बात है। तो खिजा हाल सुनाए अपना तो किसको सुनाए, यहाँ सभी सीखे हैं बहारों की बोली। कितनी बड़ी बात है कि जहाँ आप जैसे किससे पूछिए हाउ आर यू, आपको एक्सपेक्टेड है आई एम फाइन थैंक यू। अगर कोई आपको अपने मसाइल, अपने दर्द सुनाने लगे हाउ आर यू पूछने पर, तो आप यू आर पुट ऑफ है, कैसा आदमी है यार, क्या बात कर रहा है। जबकि तो उदास अगर कोई है, उदासी है, डिप्रेशन है, कोई अवसाद है, कोई गमो दर्द है, तो कोई किसी को कह ही नहीं सकता। बिल्कुल, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हर एक ने यहाँ बहारों की भाषा सीखी है। पॉजिटिविटी, सो कॉल्ड हर्ष में रहे, खुश रहे हम, ये हर एक व्यक्ति इस तरह के कॉर्पोरेट मोड में जीने का आदि हो गया है। तो शायर पूछता है कि हम अपना हाल किससे कहें, खिजा किससे कहे, पतझड़ अपना हाल, अपने दिल की बातें किससे कहे। इसी गजल में विनोद जी उन्होंने सिंधी की भी बात जी, मैं वही उसी पर आ रहा हूँ कि जी। he is a cultural critic, जी, he is rooted in हाँ। Sindhi culture and Sindhi language। और उनके दिल में एक पीड़ा है, क्योंकि सिंधी आपको पता है कि पार्टीशन के बाद हिंदू सिंधीज वो भारत में आ गए। उनके पास कोई अपना स्टेट नहीं है, इसलिए उनकी लैंग्वेज स्कूल्स कॉलेजेस में खास करके नहीं पढ़ाई जाती। और नौजवान आज के बच्चे जो हैं वो भी घरों में सिंधी बोलते नहीं है, क्यों कहते हैं कि भाई ये रोजगार इसमें से प्राप्त नहीं होता, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इससे नारायण श्याम बड़े चिंतित थे। उन्होंने एक जगह कहा, अला ये न थे जे किताबन में पढ़ जे, अला ये न थे जे किताबन में पढ़ जे, तो हुई सिंध ए सिंध वारन जी बोली। वाह, क्या बात है कि अल्लाह ऐसा ना हो कहीं कि किताबों में पढ़ें किसी दिन कि थी सिंध और सिंध वालों की बोली। सिंध जो स्टेट है पाकिस्तान में, पहले अनडिवाइडेड इंडिया में था। तो ये जो 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 एंजाइटी है ऑफ द लैंग्वेज विच इज़ वैनिशिंग फास्ट, द कल्चर, नॉट ओनली द लैंग्वेज, द कल्चर इटसेल्फ विच इज़ वैनिशिंग वेरी फास्ट, ये एंजाइटी किस तरह से उभर के आई है इस शेर में। और सिर्फ सिंधी की तो है ही है एंजाइटी, कई सारी भाषाएं ख़त्म हो चुकी हैं और ख़त्म होने के कगार पर हैं आज भी हमारे विश्व में। बिल्कुल राजेश जी, थोड़ी डेविएशन होगी बात की, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अभी भी स्टेट की बाउंड्रीज ऑर्गेनाइज रीऑर्गेनाइज समय समय पर होती रहती हैं भारत में। तो भारत में एक छोटा सा टुकड़ा दे देते, चाहे गुजरात का और राजस्थान के एक दो डिस्ट्रिक्ट जहाँ की बोलियाँ सिंध से मिलती जुलती हैं, एक नया सिंध हम लोग यहाँ भी बना पाते हैं। एटलीस्ट दिस कल्चर, दिस लैंग्वेज वुड हैव फ्लोरिश्ड इन इंडिया। काश ऐसा हो पाता, या आज भी हो सकता है यदि इस बात पर हम ध्यान दें। एक छोटा सा टुकड़ा होता, जैसे अंग्रेज लोग जब यूनाइटेड स्टेट्स में जाते हैं तो उन्होंने न्यूयॉर्क वहां पर बना दिया, तो उसी प्रकार से एक नया सिंध भी बन सकता है। ये हमारी तमन्ना है
उन सभी की तमन्ना है जो सिंधी भाषा से प्रेम करते हैं, और सिंधी भाषा प्राचीनतम भाषा है। वी ऑल आर द डिसेंडेंट्स ऑफ मोहनजोदड़ो। यस, बिल्कुल। और किसी भी संस्कृति तहजीब को फलने फूलने के लिए उसका ज़मीनी टेरिटरी तो उसको चाहिए। जैसे बिना शरीर के आत्मा का अस्तित्व तो कोई बात नहीं, डिसम्बॉडीड बॉडी की, डिसम्बॉडीड सोल की तरह है आज सिंधी कल्चर अपने भारत में, इंडिया में। तो बिल्कुल मैं भी यही चाहता हूँ, कम से कम 2-4 ज़िले हों, कुछ भी हो, यू कैन ऑलवेज रीड्रॉ द बाउंड्रीज, और एक मिनी सिंध यहाँ अगर बसाया जाए तो एक बहुत बड़ा काम होगा, और सिंधी कल्चर को जो इम्पेटस मिलेगा, एंड हमारा जो रिचनेस है, जो मोहनजोदड़ो की ट्रेडिशन है, वो यहाँ भी कायम रहेगी। क्योंकि ये सिंधियों की बात नहीं है राजेश जी, भारत की जो हमारी असली सभ्यता है वो मोहनजोदड़ो इंडस वैली सिविलाइजेशन से चालू होती है। हाँ। तो हर भारतीय का यह कर्तव्य है कि उस मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन को, उस भाषा को जीवित रखें, क्योंकि वही हमारी जड़ें हैं। बिल्कुल। और आप देखिए तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ भी माउंट ऑफ द डेड, जो गुजर गए, जो 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 जो, जो नेचुरली हुआ या जैसे भी हुआ होगा वो, पर हमें चाहिए कि वी शुड नॉट लेट इट बी द माउंट ऑफ द डेड, बिकॉज हमारी तहजीब नहीं मरी। हमारी तहजीब 5000 सालों से चली आ रही है, कल्चर हमारा चला आ रहा है। आज भी जब हिंदुस्तान का इतिहास हम पढ़ते हैं, चाहे पाकिस्तान का इतिहास पढ़ें, तो यू ड्रॉ द हिस्ट्री फ्रॉम देयर ओनली। एग्जैक्टली, because that is the basic source of entire civilization of India। और उस सिविलाइजेशन की बहुत सारी बातें थी, खैर वो एक बहुत अलग चर्चा हो जाएगी। तो हम नारायण श्याम की शायरी पर आते हैं। तो नारायण श्याम को 1970 में साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला। उनके रेत भरेल पलांद, वारिय भरे पलांद पर रेत से भरा हुआ दामन, जी, रेत से भरा हुआ दामन पर उनको साहित्य अकादमी अवार्ड प्राप्त हुआ है। और गजलों का ये संग्रह है, और गजल के बहुत बड़े शायर हैं, और मोहब्बत के शायर हैं, प्यार के शायर हैं। एक जगह कहते हैं कि चांदनी रात अकेलाई, निंद्र नेड़न में शर्माई, पाण खां पाण लगा धार्यो, पाण खां पाण खे लगा धार्यो, काडा के डाह तुंहिंजी पंहिंजाई, वेई के डाह तुंहिंजी पंहिंजाई। चांदनी रात है और ये अकेलाई, और नींद आंखों में आके शर्माई, मैं खुद को ही अजनबी लग रहा हूँ, तुम्हारा अपनापन कहाँ गया। तो इस प्रकार की जो भाव है उनके पोइट्री में, मैं इंसान के दिल के करीब आ जाते हैं। मोहब्बत का शायर है, प्यार का शायर है, नज़ाकत का शायर है, कुदरत का शायर है, इंसानी फिक्र का शायर है नारायण श्याम। और हम पुनः एक बार कहेंगे कि ये उनकी जन्म शताब्दी का वर्ष चालू है। हम सभी की ओर से, जिनको शायरी से, साहित्य से, कविता से प्रेम है, उनके तरफ से हम नारायण श्याम को अपनी स्नेह भरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ये उम्मीद करते हैं कि नौजवान लोग, साहित्य से प्रेम करने वाले लोग, सिंधी हो, नॉन सिंधी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो नारायण श्याम की शायरी को पढ़ें, समझें, आत्मसात करें, और इस शायरी का क्या तर्जुमा हुआ है उनकी शायरी का? बिल्कुल, थोड़ा सा तर्जुमा हुआ है। ढोलन राही साहब और कुछ हमारे शायर हैं, उन लोगों ने हिंदी में नारायण श्याम का कुछ तर्जुमा किया है। अच्छा। और कोशिशें जारी हैं कि आने वाले चंद वर्षों में हिंदी और अंग्रेजी में हम उनके संपूर्ण साहित्य को ला सकें। बिल्कुल। तो चाहे आप सिंधी में, जो सिंधी जानते हैं, या हिंदी या अंग्रेजी में, किसी भी तरह नारायण श्याम से अगर आप जुड़ सकें तो कविता से जुड़ पाएंगे, जमालियत एस्थेटिक्स से जुड़ पाएंगे, और ह्यूमैनिटेरियन आउटलुक से जुड़ पाएंगे। इससे बड़ा, मैंने जो शुरू में भी बयान किया किस्सा, इससे बड़ा कहाँ आपको वर्ल्ड में, किसी भी तहजीब में कहाँ आपको मिलेगा कि मैं गोली कैसे चलाऊं, उधर तो नारायण श्याम खड़ा है। जी, तो ये एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच की नारायण श्याम और शेख अयाज पुल है। और हम ज़रूरत है, हम दोनों मुल्कों की जो आवाम है, जो हम आम आदमी हैं, हम नारायण श्याम और शेख अयाज के इस जज्बे को हमेशा हमेशा कायम रखें। दोस्ती, आपस में प्रेम, भाईचारा बढ़ाएं, ताकि इस एक भारतीय महाखंड को हम लोग एक अच्छा उम्दा जगह बना सकें, प्यार के लिए, भाईचारे के लिए और दोस्ती के लिए। और नारायण श्याम के बस इन्हीं जज्बातों के साथ, इमोशंस के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त करने की हमें अनुमति दीजिए। आपका दोस्त विनोद आसुदानी और मैं राजेश आसुदानी रकीब आपसे इजाजत चाहते हैं। नमस्कार। फिर मिलेंगे। नमस्कार।